हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल की शुरुआत से ही इक्विटी मार्केट्स बेहद वॉलेटाइल रही है। ये वक्त हम सभी के लिए रोलर कोस्टर राइड से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मार्केट की इस वोलेटिलिटी के पीछे कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल और दूसरी कमोडिटीज में फ्लक्चुएशंस, रिसेशनरी फियर्स एंड सो ऑन। यूजुअली इन्वेस्टर्स हर साल इक्विटी मार्केट से 12 से 15% एक्सपेक्ट करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, खास करके ऐसे चैलेंजिंग कंडीशंस में। दोस्तों, मार्केट साइकिल में ऐसे भी कुछ साल होते हैं जहां पे ना अच्छे रिटर्न्स कमाने से ज्यादा कैपिटल प्रिजर्वेशन करना या फिर इन्फ्लेशन को बीट करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट के बॉटम पॉइंट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और इसी हाई वोलेटिलिटी और रिस्क फैक्टर्स की वजह से इन्वेस्टर्स कई बार अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पसंद करते हैं। दोस्तों, यही तो डेट म्यूचुअल फंड्स पिक्चर में आते हैं। सो डेट फंड्स में डाइवर्सिफाई करने से आपका पोर्टफोलियो डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर 1, डेट म्यूचुअल फंड्स के रिस्क्स, देन डेट फंड्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए उसकी बात करेंगे, और टॉप डेट फंड्स जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डेट इन्वेस्टिंग की। वो कुछ फैक्टर्स जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए इसके रिस्क को समझने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब इक्विटी मार्केट्स डाउनवर्ड ट्रेंड में होती हैं, तब डेट फंड्स ही हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने में आपकी हेल्प करेंगे। सिमिलरली, जब डेट फंड्स वॉलेटाइल होंगे तो इक्विटी फंड्स का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह डेट फंड्स में भी कई सारे रिस्क होते हैं, और अगर आपको इन रिस्क के बारे में पता है तो आप बड़ी ही आसानी से रिटर्न्स को मैनेज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रिस्क जिसकी हम बात करेंगे वो है क्रेडिट रिस्क। दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड या फिर दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड्स रेज करती है ना, तो उसे पीरियोडिकली समय समय पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। इस इंटरेस्ट पेमेंट को कूपन भी कहते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन होती है कि वो टाइमली इंटरेस्ट पे करे और मैच्योरिटी आने पे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे करे, और इनमें से किसी भी अमाउंट को रीपे ना कर पाने का जो रिस्क होता है उससे ही क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मतलब ये कि लेट्स सपोज आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन टर्न किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिस कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया है, तो क्या होगा? आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं, तब तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली कंपनी का क्रेडिट रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे केस में भले ही आज कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो, लेकिन आगे यानी कि फ्यूचर में अनफोर्सीन इवेंट्स की वजहों से शायद ये कंपनी डेट ना पे कर पाए। तो फिर आखिर कैसे हम इस क्रेडिट रिस्क को कम कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं? सोल्यूशन है, जी हाँ, हम क्रिसिल या फिर इक्रा द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग्स को देख करके उस कंपनी का क्रेडिट रिस्क पता कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तब तो यार क्रेडिट रिस्क ना मिनिमल या फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि निल होगा। तो आइए हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क की, जो कि है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है और वहीं जो बॉन्ड्स हैं आपको 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जरा बताइएगा मुझे कि आप क्या चूज करेंगे? बेशक बैंक, राइट? और यहाँ पे लेट्स सपोज सिनेरियो को हम ऑपोजिट कर देते हैं। लेट्स सपोज जो बॉन्ड्स हैं वो आपको 5% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं और बैंक 4%, तो आप डेफिनेटली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स का बॉन्ड के प्राइसेस पे हाई इंपैक्ट होता है। नहीं समझे? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि आपको अभी आपके बॉन्ड्स पे 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, राइट? और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के 6% कर दिए, तो जो 5% वाले बॉन्ड है उसके प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि अब मार्केट में इससे बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल है। शायद ही कोई इस 5% वाले बॉन्ड को होल्ड करना चाहे, और इन दी एंड सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी और 5% बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरी ओर, अगर आरबीआई ने लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट को कम करके 4% कर दिया, ऑपोजिट, तो सभी को ये 5% वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना अट्रैक्टिव लगने लगेगा
और क्या होगा अल्टीमेटली जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी सप्लाई से और इसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों वैसे आपको बता दें कि इस चीज से शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स पे आज तक ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट रेट चेंज होने से लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो दो की बात कर ली, अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि है लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों मान लीजिए कि आपने ना लैंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं पैसे। अब लेट्स सपोज कि आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? पैसे वापस चाहिए अर्जेंटली, तो आप एक दिन में तो प्रॉपर्टी या फिर लैंड नहीं बेच पाएंगे। आपके पास भले बायर हो, फिर भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को खत्म करने में मुझे ऐसा लगता है कि बेहद टाइम कंज्यूम होगा। दोस्तों लोगों को इतने कम टाइम में इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट के लिए रेडी कर पाना भी तो डिफिकल्ट होता है, और इस रिस्क को ही हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। यही सेम सिचुएशन बॉन्ड मार्केट में भी होती है। जब बात डेट फंड्स की आती है, कई ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनमें दूसरों के कंपैरिजन में कम लिक्विडिटी होती है। दोस्तों ऐसा मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, इंक्लूडिंग कि एक ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया है जहां पे डेट सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी कम होती जा रही है। सो ऐसे केसेस में म्यूचुअल फंड्स इन सिक्योरिटीज को सेल नहीं कर पाएंगे और इन्वेस्टर्स को रीपे कर पाना भी उनके लिए मुश्किल होगा, और इसे ही हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ऐसा मोस्टली बुरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है जब ओवरऑल लिक्विडिटी ही कम हो जाती है। यहां पे प्लीज नोट करिएगा कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा हो जाने से भी ये रिस्क ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बॉन्ड्स में आपको हायर रिटर्न्स भी मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड जो शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कैसे चूज कर सकते हैं। दोस्तों हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स एसोसिएटेड सारे रिस्क को तो देख लिया है, अब आइए बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए डेट फंड्स को आखिर सिलेक्ट कैसे किया जाए। आपका सिलेक्शन 3 फैक्टर्स पे बेस्ड होगा। नंबर 1 आपके फाइनेंशियल गोल्स पे, आपके रिस्क्स पे और टाइम होराइजन पे। इन्वेस्टमेंट के लिए कई कैटेगरीज के डेट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं और आप अपने नीड्स के हिसाब से डेट फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस चैनल पे ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स को कवर किया हुआ है, लेकिन आज हम इस वीडियो के पर्पस के लिए कुछ डेट फंड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। डेट इन्वेस्टमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, देन मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स। पहले बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टिंग की। शॉर्ट टर्म यानी कि 90 डेज से कम के पीरियड के लिए कॉर्पस बनाना, इमरजेंसी फंड्स के लिए लिक्विडिटी फंड्स में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। दोस्तों सीजन्ड इन्वेस्टर्स इसे उनके सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी को रीबैलेंस करने के लिए भी एज अ टूल यूज करते हैं। ये उन्हें उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी टू डेट कंपोनेंट के बीच टू एंड फ्रो मूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड्स। ये जो लिक्विड फंड्स हैं वो डेट फंड्स हैं जो कम ड्यूरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेन एम है हायर लिक्विडिटी के साथ साथ सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स देना। दोस्तों कई लिक्विड फंड्स अप टू अ लिमिट इंस्टेंट रिडेम्पशन प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से 50,000 रुपए तक। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टिंग की। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स होते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना कॉर्पस बिल्ड करना है, लाइक अराउंड 7 इयर्स के होराइजन के लिए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स देख सकते हैं। चलिए हम 3 टाइप के डेट फंड्स को एग्जांपल के साथ देखते हैं। फर्स्ट है हमारे गिल्ट फंड्स। दोस्तों गिल्ट फंड्स डिफरेंट मैच्योरिटीज वाले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट फंड्स होते हैं क्योंकि इनका जो क्रेडिट रिस्क होता है वो ऑलमोस्ट निल के बराबर होता है, बिल्कुल जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होते हैं। दोस्तों मोस्ट केसेस में गिल्ट फंड्स में लिक्विड फंड से ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये उन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं जिनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ डेट फंड्स की बात करते हैं जो कि है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ये अपने 80% इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेट इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये मेनली टॉप कंपनीज, पीएसयू, नवरत्ना कंपनीज और हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिस्क प्रोफाइल गिल्ट फंड से ज्यादा होता है और इसलिए रिटर्न्स और लॉसेस भी रिलेटिवली हाई हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क फंड की।
क्रेडिट रिस्क अपने फंड्स का 65% रिस्कियर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और इस रिस्क की वजह से इन बॉन्ड्स में हायर रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको 5 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप डेट म्यूचुअल फंड्स बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट पे टॉप पे है आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, जो कि एक डायरेक्ट प्लान है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.87%। इसका 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स रहा है 10.4% एंड 8.3% हाईएस्ट। फिर हमारे पास लिस्ट में है ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड, जो कि अगेन एक डायरेक्ट प्लान है विथ 0.88% ऑफ एक्सपेंस रेशियो। इसका 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स रहा है 8.28% और 8.08% रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव द IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, जो कि एक कांस्टेंट मैच्योरिटी प्लान डायरेक्ट प्लान है with 0.49% of expense ratio, 5.27% 3-year return and 7.96% as the 5-year returns. फोर्थ पे है हमारा एडलवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स डायरेक्ट प्लान है, 0.69% एक्सपेंस रेशियो, 3 ईयर्स और 5 ईयर रिटर्न्स रहे हैं 6.82% और 7.93%। हमारे लिस्ट में लास्ट पे है एडलवाइज बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स, अगेन एक डायरेक्ट प्लान जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.28%, इसका 3 ईयर्स रिटर्न 7.34% एंड 7.88% 5 ईयर रिटर्न्स रहा है। तो दोस्तों प्लीज नोट करिएगा कि ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के पहले आपको खुद का रिसर्च या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको डेट फंड्स को लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी ज़्यादा अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.